जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम कंप्लीट पेपर हेल्थ केयर करने वाले हैं। क्लास 12 के जितने भी हमारे बच्चे हैं वीडियो को अंत तक देखें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर पेपर है और 2024 में जो हेल्थ केयर का प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को लेकर आए हैं। वहीं आर्ट्स साइंस कॉमर्स ये तीनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों का। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, समय के बारे में आप लोग को एक बार बता देना चाहते हैं कि कुल 1 घंटा का समय दिया गया था और 40 MCQ प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है कि कौन सा शारीरिक परीक्षण तकनीक का उपयोग पेट में तरल पदार्थ की उपस्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, संघात परीक्षण, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फेफड़ों की आवाज आमतौर पर अस्थमा से जुड़ा होता है? तो ये जुड़ा होता है, वीजिंग से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पल्स पोलियो की शुरुआत भारत में 1995 में की गई थी, आप लोग इसे नोट कीजिएगा। वहीं WHO के द्वारा भारत को पल्स पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? तो 2014 ईस्वी में घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के एग्जाम के लिए। 3 नंबर प्रश्न जो है वो कहता है कि क्लिनिकल परीक्षण में समानता सबसे पहले किस महत्वपूर्ण संकेत का मूल्यांकन किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लिनिकल परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है श्वसन दर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। सामान्य श्वसन दर कितने होने चाहिए आप लोग हमें कमेंट में लिखेंगे। वहीं रक्तचाप को किससे मापा जाता है? स्पैग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। और सामान्य रक्तचाप की दर क्या होती है? तो 120/80 होती है, आप लोग इसे नोट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं, जहां पे 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि OPD से IPD में मरीजों को स्थानांतरित करने से पहले निम्नलिखित में से किस बात की जांच करनी चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, मरीज की पहचान और हस्तांतरण कागजात, इसकी जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 कहता है कि मध्य धारा मूत्र नमूना एकत्र करने की सही विधि कौन सी है? प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का सही आंसर चला जाएगा, मूत्र करना शुरू करें फिर मूत्र की मध्य धारा को कंटेनर में एकत्र करना। ऑप्शन नंबर बी इसका बेस्ट आंसर होगा। इसके अलावा हाथों की सफाई की दर क्या होनी चाहिए? तो 20 से 30 सेकेंड होनी चाहिए। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस नमूने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि एक जीवाणु रहित कंटेनर का उपयोग किया जाए? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, मूत्र, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं BCG का पूरा नाम भी आप लोग से पूछा जा सकता है, तो बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन होता है। आप लोग हमें कमेंट में लिखेंगे कि यह टीका किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है। 7 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं, जहां पे प्रश्न कहता है कि बिस्तर की चादरें बदलते समय संक्रमण नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा है? तो 7 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, प्रक्रिया से पहले और बाद में हाथ धोना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये प्रश्न आप लोग के लिए काफ़ी मददगार होने वाला है, इसलिए मेरे जितने भी बच्चे हैं जैक बोर्ड, MP बोर्ड, UP बोर्ड, सभी के बच्चे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग का लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है और कमेंट करना ना भूलें। 8 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की घावों या संक्रमण वाले मरीजों के लिए बिस्तर की चादरें कितनी बार बदलनी चाहिए? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा सी के साथ चला जाएगा, दैनिक या आवश्यकता के अनुसार बदलनी चाहिए। वहीं 9 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की मरीज की ऊंचाई और वजन को एक ही इकाई में रिकॉर्ड करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये किस लिए महत्वपूर्ण होता है? ये महत्वपूर्ण होता है तुलना को आसान बनाने और भ्रम से बचने के लिए। इसके अलावा OPV का पूरा नाम क्या है? तो ओरल पोलियो वायरस होता है। ओरल पोलियो वायरस की कितने खुराकें दी जाती है? आप लोग हमें कमेंट में जरूर करेंगे। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में मरीज को भर्ती करते समय GDA की एक प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? तो GDA की प्रमुख जिम्मेदारी होती है भर्ती की कागजी कार्रवाई को पूरा करना और सत्यापित करना। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भर्ती के समय मरीज के कमरे को तैयार करने में GDA के लिए कौन सा कदम महत्वपूर्ण है? GDA जनरल ड्यूटी असिस्टेंट इसका पूरा नाम होता है और अस्पतालीय विभाग में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है।
तो प्रश्न संख्या 11 का जो हमारा सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, सुनिश्चित करना कि कमरा साफ और आवश्यक आपूर्ति से लैस हो। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि मरीज के डिस्चार्ज के बाद पूरे कमरों और क्षेत्रों के लिए कौन सी कीटाणु शोधन विधि लागू की जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा अंतिम कीटाणु शोधन, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों, 30 नंबर प्रश्न कहता है कि ऑपरेशन थिएटर में धूमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन समानता उपयोग किया जाता है। तो फॉर्मलिहाइड जो होता है वो प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, सी इसका बेस्ट आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि ऑपरेशन थिएटर में धूमन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है मेरे प्यारे बच्चों वातावरण से सूक्ष्म जीवों को कीटाणु मुक्त करना और हटाना। वहीं 50 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि ऑपरेशन थिएटर में जीडीए की एक मुख्य जिम्मेदारी क्या है। तो जीडीए की मुख्य जिम्मेदारी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो होता है उपकरण और आपूर्ति तैयार कर सर्जिकल टीम की सहायता करना। 60 नंबर प्रश्न कहता है कि मरीज देखभाल वातावरण में मेडिकल एसेप्सिस बनाए रखने के लिए कौन सा अभ्यास आवश्यक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए के साथ चला जाएगा, बार बार हाथ धोना चाहिए और कीटाणु शोधन का उपयोग करना। 17 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि एक साफ सूखे घाव के लिए ड्रेसिंग कितनी बार बदलनी चाहिए। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, हर 2-3 दिन में। वहीं मेरे प्यारे बच्चों ओपीडी का पूरा नाम क्या है आप लोग हमें कमेंट में लिखेंगे। और इसके अलावा 18 नंबर प्रश्न जो हमारा पूछा गया है वो कहता है कि अस्पताल में रबर के सामान को संग्रहित करते समय कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन सी बात की ध्यान रखना चाहिए कि एक ठंडी सूखी जगह में सीधे धूप से दूर रखे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा और बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल की लीलेन पर खून के दाग को उपचारित करने में पहला कदम क्या होना चाहिए। तो पहला कदम क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो तुरंत ठंडे पानी से दाग को थपकाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा प्रकार का रोगजनक मलेरिया और एमीबियासिस जैसी बीमारियों का कारण होता है। तो एमीबिया जैसी बीमारियों का कारण क्या होता है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ प्रोटोजोवा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि अस्पताल में ग्लासवेयर को संभालते समय कौन सी बात आवश्यक है। तो कौन सी बात आवश्यक होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो होता है टूटे हुए ग्लासवेयर को तुरंत नष्ट करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं। जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे, क्योंकि यह वीडियो बहुत मुश्किल से आप लोग के लिए लेकर आए हैं। बहुत प्रयत्न के बाद ये वीडियो हमें मिला है। कहता है कौन सा बैक्टीरिया आमतौर पर तापेदिक यानी टीबी का कारण बनता है। तो प्रश्न काफ़ी अच्छा है और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो चला जाएगा बी के साथ चला जाएगा, मैक्टोबैक्टीरियम के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि घाव पर ड्रेसिंग लगाने के लिए एक बुनियादी नियम क्या है। तो एक बुनियादी नियम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ड्रेसिंग लगाने से पहले घाव को साफ और सूखा होना सुनिश्चित करें। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि दवा वितरण प्रणाली में खतरों का एक सामान्य स्रोत कौन सा है। तो खतरों का एक सामान्य स्रोत जो है वो है मेरे प्यारे बच्चों गलत दवा लेबलिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि दवा का साधारण यानी कि टॉपिकल मार्क क्या है। तो इसका टॉपिकल मार्क क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाता है त्वचा के माध्यम से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं सबलिंगुअल दवा कहाँ दी जाती है, तो जीभ के नीचे दी जाती है। 27 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा डोसेज फॉर्म उन दवाओं के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें सीधे रक्त प्रवाह में प्रवाहित किया जाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ, अंतःशिरा इंजेक्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा कैप्सूल प्रकार पेट में घुलने के लिए डिजाइन किया गया है और गैस्ट्रिक एसिड के प्रति प्रतिरोधी नहीं होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। 29 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि कौन सा इनहेलर प्रकार मरीज को उचित दवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए गहराई से और तेजी से सांस लेने के लिए आवश्यक है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ, ड्राई पाउडर इनवेलर डीपीआई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम 30 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारा प्रश्न कहता है कि 7 दवाओं के अधिकारों में
सही मार्ग को कौन सा विकल्प दर्शाता है? प्रश्न काफ़ी अच्छा है और इस प्रश्न का आंसर भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो इसका ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। दवा को निर्धारित विधि मौखिक यानी कि द्वारा प्रशासित करना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि दवा के लेबल पर समाप्ति तिथि को सत्यापित करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये सत्यापित करना क्यों महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों? यह सुनिश्चित करने के लिए कि दवा प्रभावी और सुरक्षित है। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि दवाओं को शौचालय में क्यों नहीं बहाना चाहिए? तो क्यों नहीं बहाना चाहिए आप सभी को पता होना चाहिए, इससे पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया में आमतौर पर कौन सा लक्षण देखा जाता है? तो आमतौर पर कौन सा लक्षण देखा जाता है? तो गले में सूजन या सांस लेने की कठिनाई। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि टीकाकरण के माध्यम से कौन सा प्रकार की प्रतिरक्षा प्राप्त की जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चला जाएगा डी के साथ, कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। वहीं जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करना ना भूलें, आप लोग का शेयर हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है, और जहाँ भी आप लोग को लगे कि प्रॉब्लम है आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। निम्नलिखित में से अस्पताल हाउसकीपिंग स्टाफ की एक मुख्य जिम्मेदारी क्या है? तो एक मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो होती है मरीज के कमरे को साफ और डिसइंफेक्ट करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण गुण है जो एक जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जीडीए के पास होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? वो होनी चाहिए मजबूत संवाद कौशल और सहानुभूति। लास्ट हम लोग अग्रसर हो रहे हैं 37 नंबर प्रश्न, जहाँ पे प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है? तो कौन एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है? तो रक्तचाप एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल के बिस्तरों में साइड रेल्स अक्सर क्यों शामिल होती है? साइड रेल्स का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है मरीज को बिस्तर से गिरने से रोकने के लिए। वहीं 39 नंबर प्रश्न कहता है कि हाई टच सतहों जैसे दरवाजे के नॉब और लाइट स्विच को कीटाणु मुक्त करने के लिए कौन सी सफाई तकनीकी अनुशंसित है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, कीटाणुनाशक से गीला पोषण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। 40 और आखिरी नंबर प्रश्न है, एक मरीज यूनिट में मरीज की सुविधा बढ़ाने के लिए मुख्य त्वचा क्या है? तो मुख्य तत्व क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो हमारा हो जाएगा स्वच्छ और शांत वातावरण सुनिश्चित करना। तो ये वीडियो कंप्लीट पेपर 2024 का है, जो कि 40 एमसीक्यू प्रश्न पूछे गए थे। तो जहां आप लोग का एमसीक्यू प्रश्न रिलेटेड जो भी प्रश्न है हमने करवा दिए हैं, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्द ही जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।